हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 का पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका होगा, आप लोग देख लिए हैं। हम्म अगर नहीं देखे हो तो पहले वो क्लास जाकर देखो, इसके बाद ये क्लास देखना। ये पार्ट 2 है जिसमें हम देख रहे हैं क्या जंतुओं के समूह कैसे बनाए, है ना। इसमें क्या था ऑप्शन में कि जंतुओं का समूह कैसे बनाए। पौधे की भांति ही जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं का समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे ऐसे कौन सी विशेषता के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए थे। आइए इनमें कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए पता लगाते हैं, क्या पता लगाना है। क्रियाकलाप 2.2 में जंतुओं की गति को अंकित किए थे ना। कौन सा जंतु कैसे गति करता है, कौन उड़ता है, कौन चलता है, कौन रेंगता है, ये सब देखे थे ना हम। यह देखा होगा जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं की विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनेक जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं को एक पोस्टर बना सकते हैं। 2.7 में देखकर चित्र 2.7 को देखकर बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। देखो, यहाँ गाय दिख रहा है, यहाँ तितली दिख रहा है, ये कीड़ा हो गया या चींटी बोल सकते हैं, ये केचुआ, ये क्या है, ये आपका या इसको इसे कैमर किलो, इसको कमेंट में बताओ क्या बोलते हैं। ये कछुआ हो, ये सांप हो गया, आपका मछली हो गया, मेढक हो गया, है ना। इन सब जीव हैं। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं को गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले अंगों का नाम भी बताएं। देखो यहाँ पे जैसे हम लेते हैं मेढक। मेढक कैसे करता है, कूदता है। और ये कौन सा अंग का प्रयोग करता है, तो कौन सा अंग है इसके पास, पैर है। अब मछली मछली क्या करता है, तैरता है। तैरता है कैसे है, ये इसके पंख के साथ, है ना। तितली तितली उड़ती है कैसे, पंख की सहायता से। सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है, उड़ती है। गाय चलता है पैर के सहारे, है ना। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो है ना, चींटी क्या करती है, चलती है कैसे, टांगे के द्वारा। ऐसे हम लोग सब देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न जंतुओं को अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं। इसके पास पंख, पैर, दूसरे अंग होते हैं, इन्हें चलने की सहायता करते हैं। चित्र तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त होने वाले शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना है। किसके आधार पर, गति के प्रकार और गति के लिए प्रयोग होने वाले अंगों के आधार पर हम जंतुओं को उनकी गति आधार पर में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग तथा अन्य विशेषताओं से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं विभिन्न प्रकार के जंतुओं को समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधे की भांति ही जंतुओं का समूह बनाना उनकी विविधता को समझने में एक महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं, उन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ आप देख लेते हैं वैज्ञानिक जानकी अम्माल। जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं। वनस्पति शास्त्री मतलब जो वनस्पतियों पे शोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वनस्पति शास्त्री बोलते हैं। कहाँ के थे, तो भारतीय हैं। थी ये लेडीज हैं जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधे की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन संरक्षण करने की सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख रूप से उन्होंने भारतीय में पौधों में विविधता का प्रलेखीकरण
करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब देख लेते हैं सफलता की कहानी। कौन थी यहाँ पे? तुमको नाम याद रखना। जानकी अम्माल। जानकी अम्माल। जानकी अम्माल की सफलता हुई थी कब? साइलेंट वैली को बजाने में जो आंदोलन कर रहे थे वो कहाँ था? केरल के पाल कक्काड़ में। कहाँ था? पाल कक्काड़ में जनपद के एक जंगल वनस्पति कहानी। यह अछूत सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षण करने के भी विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली और उन्हें आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुटीपुड़ा नदी कौनपुरी कुटीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा था। कितने वर्षों? 10 वर्षों तक। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक पत्र, समाचार पत्र, लेख, सेमिनार, अंत में न्यायालय की याचिका और अपील सहित संभावना उपलब्ध साधन का उपयोग किया। इस प्रकार आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। विभिन्न परिवेश। अब बोलो परिवेश क्या होता है? जहाँ वो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। संभवतः अपने प्रकृति की सैर दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं, है ना? विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। अपने तालिका 2.5 के जीव जंतुओं की गति और उनके अंकित किया है। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? यस। उदाहरण के रूप में हमें मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है तो जल में गति करने के लिए उसके पास धारा रेखीय पंख होता है ना? बकरी घास खाने वाले, है ना, धारा रेखीय होता है और जो बकरी होता है घास खाने वाले क्षेत्र में रहती है उसके टांगे की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार और आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मछली का देख लो पंख और बकरी का टांगे, है ना, ये पंख, इसी के माध्यम से मछली तैरती है। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका देखें। तालिका 2.6 को देखें और शामपट पर उनकी जैसी तालिका बनाएं। अब उन पौधे और जंतुओं का नाम सूची भी बनाइए जिन्हें आप आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं, आप और भी उदाहरण उसमें ऐड कर सकते हो। देखो ऊँट हुआ, ऊँट कहाँ रहता है? पर्वतीय क्षेत्र में रहता है ना? नहीं, सॉरी, ऊँट पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रहेगा। ऊँट कहाँ रहेगा? ऊँट पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ है क्षेत्र, है ना? मरुस्थल में कौन रहता है? ऊँट रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन रहता है? तो देवदार का वृक्ष रहता है। महासागर में कौन रहते हैं? तो मछली। जंगल में शेर, जंगल का राजा शेर, है ना? आगे देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधे के संबंध में अवलोकन सहपाठियों पर चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से कैसे भिन्न है। देख सकते हैं ना? मरुस्थल में ये फिगर दिखती है। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे। किसके पौधे? नागफनी के पौधे। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया। किसको? एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थल में मोटे मांसल तने वाले नागफनी के पौधे देखा है। माया बताती है कि हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि वृक्ष शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मतलब ऐसा होता है। इनकी शाखाएं लचीली और झुकी होती है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वाई एक क्षेत्र में जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल
उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म मरुस्थल स्थल दिनों में गर्म अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंड होती है ना, इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड परिस्थितियों में यह रह सके। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहने के में पौधों की पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ नहीं टिक सकती है, आसानी से फिसल जाती है। अगर वो शंक्वाकार है, यहाँ पे बर्फ गिरा तो यहाँ से क्या होगा, फिसल जाएगा। जब आएगा तो यहाँ से फिसल जाएगा, है ना। उन उन्हें आसानी से उन्हें फिसल जाती है। देवदार के वृक्ष शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। आ, शंक्वाकार होता है, आकृति और नीचे झुकी हुई होती है, आसानी से सक्षम बना सकती है ना। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों में जैव विविधता पारिस्थितिकी के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान में गर्म मरुस्थल में ऊँट और लद्दाख में ठंडे मरुस्थल की ऊँट, दोनों जंतुओं में आपस में आपको क्या अंतर दिखाई देती है? इन अंतरों को ऊँट से क्या लाभ होता है? कुछ तो लाभ होगा। ये आपका है राजस्थान वाला ऊँट और ये है आपका लद्दाख वाला ऊँट। लद्दाख वाला ऊँट में खूर छोटा होता है। खूर कैसा होगा? उसका छोटा होगा, ठीक है। और इसमें बाल होता है। बाल क्यों होता है पता है? जो उसको ठंड से बचाने के लिए। और इसका खूर आप देखो कैसा है, जो चौड़ा खूर है। और पैर कैसा है? लंबा है। लद्दाख वाले खूर में कैसा है? लद्दाख में कैसा है? तो ये छोटा छोटा पैर है, ये इसके लंबा लंबा पैर है। ये खूर चौड़ा है, ये खूर छोटा है। इसमें बाल ज्यादा, इसमें बाल कम है। आप समझ रहे हो ना अंतर? इसमें दो कुंवर होता है। दो कुंवर वाला ऊँट कहाँ पाया जाएगा? लद्दाख में। एक कुंवर वाला ऊँट कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। गर्म मरुस्थल में ऊँटों पर पैर लंबे होते हैं, देखो, है ना। गर्म मरुस्थल में क्या होगा? पैर लंबे हो गए, जिसमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने यह साझा किया कि दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर उसे रेतीले मरुस्थल में बिना धंसे चलने में सहायता करता है। अगर यहाँ पे चौड़ा खुर होगा, मतलब पैर का निचला हिस्सा होगा, तो ना वो चलेगा आसानी से। बिना नहीं तो फिर धंस जाएगा ना, किसमें? रेत रेत मतलब बालू में। दूसरी ओर ठंड मरुस्थल की ऊँटों को ऊंचाई कम होती है और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाता है। मरुस्थल परिस्थितियों में भोजन सहजता में भी उपलब्ध नहीं होता। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। सहजता मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। उन्हें ऊँट अपने कुंवर में भोजन संचित करता है। जो एक कुंवर, दो कुंवर हम बताए थे, उसमें क्या करता है? तो अपना भोजन संचित करता है। गर्म स्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुंवर होता है, जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में दो कुंवर होता है ना, दो कुंवर। इसमें दोनों सर्दियों के अंत में दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अत्यधिक भोजन की उपलब्धता नहीं होती है और उस समय उन्हें कुंवर में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन तक के निचले हिस्से तक लंबे बाल होते हैं ना। किसका? लद्दाख वाले का। लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में ये सहायक प्रदान करता है, ठंड कम लगता है। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने के लिए कौन सी विशेषता सहायक हो सकती है? चलो लिखो। कक्षा कक्षा के अन्य विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थी हाँ बच्चों, तो देख लेते हैं। कक्षा कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी अपने अवलोकन का साझा करना आरंभ कर दिए थे। जैसे कि राजस्थान की काशी ने कहा, ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते तथा उनका गोबर सूखा होता है, पसीना भी नहीं आता, क्योंकि ऊँट अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वो कई दिनों तक
जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेरॉन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है। बुरांस की ऊंचाई कैसी होती है? कम होती है। उन्हें पत्तों में छोटे होते हैं, उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पे तेज हवाओं के जीवित रह सके। सिक्किम में रहने वाली पीमा सिक्किम में रहने वाली पीमा ने बताया कि उसने पास पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे। देखो, वहाँ क्या था? बुरांस के छोटे, यहाँ बुरांस के लंबे पौधे देखे। इसलिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस की पौधे की उन क्षेत्रों में जीवित रहने वाली भिन्नताएं विशेष प्रदर्शित करती है। ये बुरांस का विभिन्न विशेषता। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था। वह उन उसने महासागर में विशाल व्हेल रंगीन मछलियों को देखा। उनके पिता ने समझाया कि मछलियों में का धेरा रेखीय शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायक करता है। कैसा शरीर? धारा रेखीय शरीर। हमने सीखा कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। वे विशिष्ट विशेषताएं जो उन पौधे और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। किसे? ये विशिष्ट विशेषता जो पौधे और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। देवदार के पेड़ आकार, बुरांस के की ऊंचाई ऐसे अनुकूल हैं जिन्हें उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। वह स्थान जहाँ पौधे जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे तथा जंतु रहेगा उसको क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। हम तो कहाँ रहते हैं? घर में। घर को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुए का आवास क्या है? समुद्री या महासागर। ऊँट का आवास क्या है? गर्म या ठंडा मरुस्थल। बुरांस का आवास क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। पौधे और जीव जंतु का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय एवं अन्य आवश्यकता प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतुओं के आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता के निर्मित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक है, सालिम अली। कौन है? सालिम अली। वो पक्षियों की विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा किए थे, है ना, सालिम अली। उन्होंने सभी पक्षियों को एक सूची तैयार की कि उनके यात्रा मार्गों आवासों के को भी प्रतिलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों अंकित किया। उन्हें क्षेत्रों के संरक्षण उपाय किए। केवलादेव क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगना ठीठू पक्षी अभयारण्य मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों का उदाहरण है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों में 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी है। एक पुस्तक ऐतिहासिक श्रृंखला लिखी है। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष वर्ल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया का के रूप में जाना जाता है। क्या? भारत का पक्षी पुरुष या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सालिम अली जी को जाना जाता है के रूप। तो उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, सालिम अली जी को। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उन्हें समूह बना सकते हैं? एक विधि यह है जो थल पर पाए जाते हैं और जो जल पर पाए जाते हैं। इस आधार पर उनका समूह बनाया जा सकता है। थल पर रहने वाले पौधे और जीवों के आवास थलीय आवास, वन, साग, मैदान, वनस्पति, पर्वतीय थलीय उदाहरण है। जल में रहने वाले पौधे और जीव जंतुओं का आवास जलीय आवास कहेंगे। तालाब, झील, नदियाँ, महासागर। मेढक मेढक जैसे कुछ मेढक जैसे मेढक क्या होते हैं? मेढक कभी जल पे रहते हैं, कभी थल पे, कभी जल पे कभी थल पे। इसको क्या कहते हैं? उभयचर। इसको क्या कहेंगे? उभयचर जंतु। यदि किसी पौधे और जंतु का आवास
क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? यदि मछली बिना क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? नहीं। अपने माता पिता दादा दादी पड़ोसी से उन पौधे पक्षियों कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जो जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधे और जंतुओं की आवास क्षति से वे अपने घर भोजन अन्य संसाधन से वंचित हो जाते हैं जिससे जैव विविधता में हानि होती है। भारत के बंगाल बाघ, चीता, गोटावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा उनकी आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की है। टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनर्स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र अन्य गोंडवाना के आवासों को संरक्षित करने के लिए घोषित किया गया है। ये बंगाल बाघ, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन है ना, सेक्रेट ग्रोव्स, पवित्र उपवन व अबाधित वन है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। प्रविल पवित्र पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर है। इसका इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है या किसी भी किसी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ पौधे काटने, क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार के पवित्र उपवन समुदाय रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र में पवित्र उपवन विषय में पता लगाइए। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता को की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पेड़ पौधे जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। अब इस चैप्टर के समापन की ओर है। इसमें देख लेते हैं प्रमुख शब्द कौन है? अनुकूलन, उभयचर, जलीय, जैव विविधता, बीजपत्र। ये सब समझ में आ रहा है? जो नहीं समझ में प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। द्विबीजपत्री, झकड़ा, रेशेदार जड़, आवास, शाक, एक बीजपत्री, समांतर शिराविन्यास, जड़ जाली रूपी शिराविन्यास, पवित्र उपवन, झाड़ियाँ, मूसलाधार, स्थलीय शिराविन्यास, विश्लेषण करना, तुलना करना, सृजन करना, अन्वेषण करना, समूह बनाना, अवलोकन करना, अंकित करना, संबंध ढूंढना। ठीक है, तो आज का चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। ठीक है, सब्सक्राइब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू, बाय बाय।